नमस्ते बच्चों, हाय दिस इज हिमांशु। और एक वापस से सेंट्रल बैंक आ गया है। इससे पहले वाली वीडियो में कॉमर्शियल बैंक पढ़ा था और आज की क्लास में सेंट्रल बैंक डिस्कस होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के जो डाउट्स आते हैं आप हमें देखो व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमें कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, आप हमसे चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल पूछो भाई। ठीक है, हम तो करते ही रहते हैं, इस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। तो बिना वक्त खराब करे जानते हैं सेंट्रल बैंक क्या है। ये चैप्टर आपको देगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन देगा, ध्यान रखना। ये चैप्टर आपको देगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन देगा, सही है। अब मेरी बात सुन लो। क्या सुननी है बात ये सुननी है कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। ठीक है, तो कहता है इज एन एपेक्स, मतलब कि सबसे बड़ा सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्शन देता है पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को और हमारी कंट्री का जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उसको। कुल मिला के सीधी सी भाषा में कहूँ तो सेंट्रल बैंक इज द बाप ऑफ ऑल बैंक्स, और हमारे जो देश की पूरी एंटायर मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उसको चलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इनको ये हर चीज़ का ध्यान रखना होता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सके। गॉट इट, दिस इज सेंट्रल बैंक। एक नंबर की डेफिनेशन के लिए ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ, बहुत आराम से याद रख सकते हो। एक छोटी सी बात और, सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट्स वाज स्टेबलाइज्ड इन 1 अप्रैल 1935 में। मतलब ये 1935 में स्टेबल हुआ, इससे पहले था बट एक नॉर्मल बैंक था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के थे। ठीक है, एक ध्यान रखना एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके भी है, सही है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके भी है, उसको इससे मर्ज मत कर देना कभी, एक नंबर कटवा बैठो अपना। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक है और सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में उन सबका बाप है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 4 मार्क्स, जिसमें 2 क्वेश्चन 3 नंबर के पकड़ा देगा। फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल बैंक के? सबसे पहला फंक्शन देखो, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिखा हो मेरे भाई। बोर्ड की कॉपी चेक होते टाइम वो आपको टनाटन 3 नंबर 4 नंबर भक्के देगा, खुश होते होते कि भाई वाह क्या लिखा है बच्चे ने, क्या खूबसूरती से लिखा है। तो पहला है करेंसी अथॉरिटी, यानी कि बैंक ऑफ इशू के नाम से भी इसको जाना जाता है। शॉर्ट में बता दूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सिर्फ करेंसी प्रिंट कर सकता है, सिक्कों को छोड़ के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट, यानी कि इकलौता ऐसा बैंक है जिसके पास ये अधिकार है ऑफ इशुइंग पेपर करेंसी नोट्स। ध्यान रखना, इशुइंग पेपर करेंसी नोट्स यही प्रिंट करता है, एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट या सिक्के, जिसको कौन देखता है, विच इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बन चुका है। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, जब हमारी करेंसी प्रिंट होती है तो इस 1 रुपये के सिक्के पे ना जो हमारा गवर्नर है, देखो गलत बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, जो हमारे जितने भी नोट्स होते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है ना, उसके साइन होते हैं। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, वो साइन होते हैं। ठीक है, और देख लेना एक बार अगर मैं गलत बोल दूँ तो जो 1 रुपये का नोट वगैरह होता है इस पे ना जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, उनके साइन होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर आजकल निर्मला सीतारमण हमारी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, या अगर मैं गलत बोल दूंगा तो उसको मैं दोबारा करेक्शन में कर दूंगा। ठीक है, बट स्टिल ध्यान रखना ये क्वेश्चंस भी वो 1 नंबर में सैंपल पेपर्स के अंदर डिस्कस कर चुका है। ये 1 मिनट को मैं बताऊँ आपको, देख के लो सर कनेक्शन करते हैं इसका। ठीक है, तो जो हमारा 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये का नोट, उस पर जो उसके फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके साइन होते हैं। सही है, जो उसके फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उसके साइन होते हैं। और जो हमारा 2000 क्या कहते हैं, तुम्हारा 2 रुपये से लेके 2000 तक का नोट होता है, उस पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनके नाम भी याद रख सकते हो, जैसे कि इनका नाम है अजय, ठीक है, नारायण झा। ठीक है, अजय नारायण झा। और उसके बाद जो आपका ये कौन है, शक्तिकांत दास। ये कौन है, शक्ति कैसे लिख देंगे, शक्तिकांता, देख तो जा भाई कहाँ लिख रहा हूँ मैं शक्तिकांता दास। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो, 1 नंबर के लिए कोई बुरा नहीं होता कि 1 रुपये के नोट पे जो आपके फाइनेंस
हमारे सेक्रेटरी होते हैं जिनका नाम है आज के दिन अजय नारायण झा, उनके साइन हो जाते हैं, मतलब ये बदलते रहते हैं। और 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट पे जो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके साइन होते हैं, ठीक है। फिर ये कहता है कि ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी, ये उनके ऊपर एक मॉनेटरी लायबिलिटी की थर्टी होती है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी नई करेंसी इशू करता है तो। और सेंट्रल बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स, इसकी वजह से सेंट्रल बैंक को कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, फॉरेन सिक्योरिटी, डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सेट्रा वट एवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोई भी मतलब, ठीक है, ऑफ इक्वल वैल्यू टू इनहेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। मतलब अगर कोई भी हमारी भारत सरकार अगर सेंट्रल बैंक के पास जाती है कि भाई यार थोड़े पैसे चाहिए, नई करेंसी प्रिंट कर दो, तो बदले में उन्हें उनके पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तभी वो नई करेंसी इशू करते हैं, लेकिन वो उनका लास्ट ऑप्शन होता है। कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे, उन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला कि पैसे प्रिंट कर दो, जो भक्के पैसे प्रिंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्या, कि सिर्फ आरबीआई के पास ही इसकी अथॉरिटी है कि वो नई करेंसी प्रिंट कर सकता है। इसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले इसका ये फ़ायदा होता है कि लीड्स टू कंसिस्टेंसी इन द नोट सर्कुलेशन, जो नोटों का सर्कुलेशन है वो लगातार बना रहता है, पूरी जानकारी उनके पास होती है। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करेंसी प्रिंट करने का ऑप्शन है, तो इनको पता है मार्केट से कब पैसा निकालना है, कब मार्केट में पैसा डालना है, यानी कि ये लोग मनी सप्लाई को भी चेंज कर सकते, मतलब मनी सप्लाई के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उनके अंदर उतार चढ़ाव ये लोग ला सकते हैं। इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम, वही रीज़न है कि अगर सिर्फ एक बैंक के हाथ में कंट्रोल है तो हमारी जनता का विश्वास उसमें बना रहता है, और वो कहता है कि इट इज़ एस्टैब्लिश ऑफ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, जो हमारा इंडियन रुपया है इसकी करेंसी देश के अंदर विदेश के अंदर जो है ये लोग उसको भी बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं हमारे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही पास अगर अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की, और ये घमंड नहीं दिखाते, ध्यान रखना, ये हम जैसे लोग नहीं जो घमंड दिखाएंगे अरे भाई ये तो हम ही हमें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरा क्वेश्चन है बैंक्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि हमारी भारत सरकार का बैंक होता है आरबीआई। इसके लिए क्या कहते हैं, द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, वो एक बैंकर की तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए या फिर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके, ठीक है। एज अ बैंकर ये काम क्या करता है, ये कहता है इट मेंटेन अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेज, हमारी सेंट्रल बैंक का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खुला हुआ है करंट अकाउंट, ताकि वो उनके पैसे का लेन देन, उनका डिपॉजिट्स वगैरह रख सकें। इट एक्सेप्ट्स रिसिट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये हमारी भारत सरकार की पेमेंट्स को रिसीव करता है, उनके लिए जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे करता है फॉर द गवर्नमेंट, एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि जो एक्सचेंज होता है ना लेन देन, रेमिस्टेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, उसके अलावा पैसे लेन देन के अलावा भी जो ज़रूरी काम होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को करके देता है। इट इज़ ऑल्सो गिव्स लोन, ये भारत सरकार को जरूरत पड़ने पर लोन भी देता है और एडवांस पैसा भी देता है, लेकिन ध्यान है टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है। अब क्या, एज अ एजेंट वो क्या काम करता है, सेंट्रल बैंक्स ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट द पब्लिक डेट, एक एजेंट की तरह बात करें तो जो आम जनता का पैसा होता है, जो पब्लिक डेट होता है, सही है, जो पब्लिक का, ये उसको मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं ना कि ये हमारे एजेंट ये हमारे लिए काम करते हैं, तो पब्लिक के लिए काम करते हैं, कुल मिला के लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करें तो सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड द मॉनेटरी मैटर्स, जैसी इकोनॉमी की हालत होती है उसी हालत को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छी और किफ़ायती एडवाइस गवर्नमेंट को देता रहता है कि अब ये स्टेप लो, अब ये स्टेप लो, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, ये बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये बैंकों का बैंक है। अभी हमने क्या पढ़ा, करेंसी इशू करता है, ठीक है। दूसरा हमारी भारत सरकार का बैंक है। तीसरा ये बैंकों का बैंक भी, तभी तो कहते हैं द फादर ऑफ ऑल बैंक्स इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक एक्ट करता है बैंकर्स टू द अदर बैंक्स, किस तरीके से ये अदर बैंकों का बैंक है, किस तरीके से अदर बैंकों का ये बाप है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप क्या होगी, चेक करते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है। देखो सबसे पहले 3 कैपेसिटीज़ के तौर पर तोड़ा जाता है, इन तीनों कैपेसिटीज़ को भी कभी कभी वो आपको 1 नंबर में दे देता है, सॉरी 3 नंबर में दे देता है। मेरी बात ध्यान रखना, ये जो नोट्स हमने लिखवा रखे हैं अगर आप इसको डिट्टो छाप देते हो तो जैसा बोर्ड में हम लोग कॉपी चेक करते हैं आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है,
कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो भी मैटर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जानते हैं कि क्या चीज़ है ये, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको ये ऑर्डर है एक तरह का, टू कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो विद द सेंट्रल बैंक्स। मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने पिछले वाले हमने कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर पढ़ा था ना, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो अभी आप आगे पढ़ोगे कि दो चीज़ों का सम होता है, CRR और SLR का, उसमें इसकी बात हो गई है। CRR कैश रिजर्व रेशियो मतलब जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आती हैं उसका तकरीबन 4.5% हिस्सा, 4.5% पैसा कॉमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। दिस इज मैंडेटरी, आप उसको मना नहीं कर सकते, कोई भी फलाना कॉमर्शियल बैंक मना नहीं कर सकता, ठीक है। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि यही चीज़ तो कही गई है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक्स का कुछ पैसा अपनी कस्टडी में रखता है एज अ रिजर्व, मतलब कस्टोडियन, कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व, कॉमर्शियल बैंक्स का कुछ कैश का हिस्सा वो अपनी कस्टडी में रखता है एज अ रिजर्व। गॉट इट? देन लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है? व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर ऐसा हो जाए कि हमारे कॉमर्शियल बैंक के भाई बर्तन बिकने वाले हैं, वो फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट से मतलब प्रॉपर फेल हो चुके जी, कोई मदद नहीं कर रहा हमारी, क्या करें क्या करें। तो जब बच्चे की हालत ख़राब होती है तो कौन काम आता है? बाद में बाप ही काम आता है एट द एंड, उससे पहले तो बाप से पूछते नहीं है, ठीक है। तो व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब उन्हें लगता है ना बाहर की दुनिया से धक्के पड़ गए, ठीक है, जो फेक दोस्त थे, भाई हम पे तो पैसे नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं, अरे भाई तो बस अभी यार, बस अभी दिए हैं व्यक्ति को, ठीक है। तो आपके पास जब लगता है ना आपको दुनिया के बहाने आपके पास से खत्म हो जाते हैं, जब आपको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही होती है, तो उस टाइम पे इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी होती है, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। चेक करो, जब इनको दुनिया में हर जगह से धक्के पड़ जाते हैं, कॉमर्शियल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहा होता, तब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्या आप हमें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और वो करते भी हैं। अभी लोन शॉर्ट टर्म के नेचर के भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म नेचर के भी हो सकते हैं। अभी आप पढ़ोगे जब शॉर्ट टर्म नेचर के लिए होते हैं तो क्या कहते हैं, जब लॉन्ग टर्म नेचर के लिए होते हैं तब क्या कहते हैं, ठीक है। और वही, और इनके पास एक लास्ट, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लैंडर का मतलब होता है जो लोन देने वाला होता है, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि अब लास्ट ऑप्शन सिर्फ वही बचा है। सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ऑब्वियसली बात, अगर आप क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है, तो वो बदले में कुछ ना कुछ गिरवे रखवाएगा जरूर, तो ये लोग जाते हैं कुछ गिरवे रखते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं, खत्म, उनकी फाइनेंशियली जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है। गॉट इट? देन वो नेक्स्ट क्या बताएगा, क्लियरिंग हाउस। देखो ये लोग कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व करते हैं, उसका फायदा नहीं यहाँ मदद करता है। पढ़ते क्या है, सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व, ठीक है, ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स, ऑब्वियसली बात है, पढ़ा था, जिसको CRR कहते हैं, और आज के दिन तकरीबन 4.5% ये मार्केट में एक्टिव है। इट बिकम ईजियर एंड द मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस, यानी कि जो क्लियरिंग हाउस का मतलब कुल मिला के क्या है, अगर दो कॉमर्शियल बैंक्स में कलेश पैदा हुआ तो उसकी जो सुलह है वो कौन कराएगा, वो कराएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गॉट इट? ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें पता है, रिजर्व बैंकों को पता है कि मेरे पास हर बैंक का 4.5% पैसा रखा हुआ है, वो उस 4.5% के पैसे कैसे, देखो ये कई सौ करोड़ों हज़ारों करोड़ों में भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, तो वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके जो लोगों, दो बैंकों की दिक्कत चल रही होती है उसका निवारण कर देता है। गॉट इट? ठीक है, अब वो करता कैसे है, ऑल कॉमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक्स। ये बात तो है, जब सभी बैंकों का बैंक है तो भाई जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, सभी कॉमर्शियल बैंक्स का करंट अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ओपन होता है। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम्स टू वेरियस कॉमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर। तो देखो, जब सभी बैंकों का अकाउंट उनके पास खुला हुआ है, 4.5% पैसा उनके पास पड़ा रहता है, कुछ कॉमर्शियल बैंक्स एक्स्ट्रा पैसा डाल के भी रखते हैं, RBI उनको लोन वगैरह भी देता है, तो 100 चीज़ें, पूरी नवज उनके हाथ में है। तो कहता है बाय मेकिंग डेट एंड क्रेडिट एंटाइज द एंट्रीज इन देयर अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, जिस व्यक्ति जो, मतलब देखो, दो बैंकों में जो भी पकड़ा गया कि ये गलत कर रहा है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
उसके अकाउंट से पैसे काट के दूसरे वाले व्यक्ति को दे देगा कि लो हो गई। ठीक है, उन्होंने बचपन में 2 भाइयों में बज रही है कि या 2 भाई बहनों में बज रही है, 2 बहनों में बज रही है कि ना इसने ज़्यादा खाया इसने ज़्यादा खाया, तो जो पकड़ा जाता है उसे मार पड़ती है। सही है, उसको पनिशमेंट मिलती है मम्मी की चप्पलों से। तो सेम काम वही है करता है। 3 नंबर के लिए ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप लोग तो क्या करते हो भाई, एक लाइन यहाँ खींच, एक लाइन यहाँ खींच, तो सर ये कितने हो गए तुम्हारे जो ये 7-8 लाइन है, ये तुम 10-12 लाइन में लिख दोगे, मस्त 3 नंबर मिलेंगे। और मना भी नहीं करेगा कि यार बच्चे ने लिखा तो पढ़ा लिखा रखा नहीं कहाँ से पढ़ा है, तो खास आप लोग कह दो कि एक नई कक्षा से पढ़ा है, स्वाद आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक्स, देखो उनको रेगुलेट भी करता है, उनको कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ऐसे करो ऐसे करो। द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स मे बी रिलेटेड टू देयर द लाइसेंसिंग ब्रांच एक्सपेंशन। अब वो जो रेगुलेशन है वो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप अपनी ब्रांचों को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए, ब्रांच बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपकी मदद कर देता है। ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, मर्जिंग, वाइंड अप एक्सेट्रा। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय पीरियोडिक, क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड द रिटर्न फिल्ड बाय देम। ठीक है, डबल एल होना चाहिए। ठीक है, फिल्ड बाय देम, क्या मतलब है इस बात का। एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, और रेगुलेट करता है किस तरीके से, जैसे कि अगर आपको अपनी ब्रांच एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए अपने एसेट्स की लिक्विडिटी चेक करनी है कि एकदम कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं नहीं हो सकती, उनका मैनेजमेंट देखना। ठीक है, 2 बैंक आपस में मर्ज करने हैं या फिर जो बैंक आपस में जो बर्बाद हो जाते हैं, वाइंड अप हो जाते हैं, उनका सबका ध्यान रखना। ये जो पूरा कंट्रोलिंग एक्सरसाइज है ये कौन खुद करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो ये नंबर भी 3 नंबर के लिए कोई बुरा नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओहो ओहो ओहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। देखो आज के दिन चल रहा है, आज के दिन मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, और हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 2023 में 2008 से भी ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है, और पूरी एंटायर इकोनॉमी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। ठीक है, यानी कि मंदी का दौर आने वाला है। तो ऐसे केसेस में किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन किसी भी तरह की सिचुएशन हो उसको कैसे टैकल कर सके, हैंडल कर सके। गॉट इट। सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी, इसको आप 1 नंबर के लिए याद रखो सीधा सीधा। It is the policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control और मनी सप्लाई, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का मनी, ऑब्वियसली बात है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो तरीके अपनाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। अब उस मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले वो किसका इस्तेमाल करता है, एक शब्द होता है रेपो रेट, या फिर आप उसको कह सकते हो रीपरचेज रेट। ठीक है, बात करते हैं क्या है ये। तो इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। मेरी बात सुनो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में ये पढ़ा था। अगर वो लोन शॉर्ट टर्म नेचर के लिए दे रहा है तो उस पर जो ब्याज बनेगी उसको कहा जाता है क्या, रीपरचेज रेट, या फिर क्या कहा जाता है उसको, रेपो रेट। ठीक है, अब क्या कहता है, अन इंक्रीज इन रेपो रेट, ठीक है, an increase in repo rate increase the cost of borrowings from the central bank. It forced the commercial banks to increase their lending rates, which discourage borrowers from the taking loan. It reduced the ability of commercial banks to create credit and vice versa. तो ये चीज़ वो स्टेप उठाता है इन्फ्लेशन के टाइम पर, और 2022 में भाई भर भर के इन्होंने हरकतें करना, भर भर के ये वाले स्टेप उठाए हैं। अगर आपको पता मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो ये लोग क्या करेंगे, अपने इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। आप खुद सोचो, जब आपको लोन पहले से ज़्यादा महंगा मिलेगा तो आप क्या करोगे, कम लोन लेने की कोशिश करोगे। तो ये इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और जस्ट इसका उल्टा होता है अगर आपको हो जाए क्या, डिफ्लेशन वाले केस में ये जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। सही है, यहाँ जो रेपो रेट इन्फ्लेशन के केस में बढ़ा देते हैं, ये डिफ्लेशन के केस में उसको घटा देंगे, जिससे लोगों को मतलब एक तरह से इंकरेजमेंट मिले कि अरे भाई यार बड़ा सस्ता लोन मिल रहा है, भाई पैसा लो और अपने काम चलाओ, पैसा लो और अपने काम चलाओ। जब आपको पता है कि भाई मैं 2% पे आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। सही है, नॉर्मल लाइफ में देखिए, किसी ने कहा जी मैं तो 10% पे पैसे देता हूँ, आप नहीं लोगे। किसी ने कहा जी मैं तो 2% पे दे दूंगा, आप अपना काम तो करो, तो आप भी भगते जाओगे ना कि ले ले यार अपना काम डाल लेते हैं, 2% तो कोई ज़्यादा ब्याज नहीं, आराम से दे दोगे। तो ये चीज़ आती है। दूसरा क्या, बैंक रेट। अब इस डेफिनेशन में दूसरी डेफिनेशन में ये फ़र्क है
कि अब जो कॉमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो लॉन्ग टर्म नेचर के लिए मिलेगा, ठीक है। और उस लॉन्ग टर्म नेचर पे जो जो रेट दिया जाता है, जो इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक पे करता है, उसको बैंक रेट या डिस्काउंट रेट कहते हैं। और इसकी भी सेम गाता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, मैंने तो लिख रखा है, इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको इंक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे इसको डिक्रीज कर दिया जाता है। सेम वही, जितना महंगा लोन सामने वाला व्यक्ति लोन लेगा नहीं, जब ज़्यादा लोन लेगा नहीं तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सकती है। गॉट इट। थर्ड वन, रिवर्स रेपो रेट। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच कॉमर्शियल बैंक्स कैन डिपोजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी उल्टा हो रहा है, जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास अगर सपोज करो एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो उस एक्स्ट्रा पैसे को किसके पास जमा करा देते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब उनको उस पर ब्याज देती है, उस पर जो इंटरेस्ट देती है, उस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रीपरचेज रेट। व्हेन द रेट इज रेज्ड, इट इनकरेज द कॉमर्शियल बैंक्स टू डिपोजिट देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक्स। अब आप खुद सोचो, इन्फ्लेशन के केस में भी यही करते हैं लोग, ये इन्फ्लेशन के केस में, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मार्केट में ना एक्सेस मनी होती है, मनी सप्लाई ना ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो कॉमर्शियल बैंक के साथ क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को लालच दिया जाता है, क्या भाई यार कहाँ मार्केट में पैसा लगा रहे हो, हमारे पास जमा करा दो। यानी कि आरबीआई इनको ऑफर देता है कि हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसको आप रिवर्स रेपो रेट कहते हो, ठीक है। करता क्यों है आरबीआई ऐसा? क्योंकि जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो उससे मनी क्रिएशन करना चाहेंगे, मनी क्रिएशन में जो पैसा बनाते हैं, ठीक है, लोन वोन देंगे, इन्वेस्टमेंट कुछ भी करें। आरबीआई नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो आरबीआई क्या करेगा कि उनका पैसा अपने पास रखवा लेगा ताकि मार्केट में मनी फ्लो इतना ज़्यादा ना। हाँ भाई, वो एक अलग बात है कि वो उनको क्या देता रहेगा, वो उनको क्या देता रहेगा, इंटरेस्ट पे करता रहेगा। और डिफ्लेशन के केस में, ये लोग उस रेट को गिरा देते हैं, ठीक है, जिससे वो लोग ज़्यादा आरबीआई के पास पैसा जमा ना करें, अपने पास रखें, वो उस पैसे को मार्केट में डालेंगे और तड़ा लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये बहुत प्यारी बात है, सुन सकते हो आप इसको। ये कहता है कि रेफर्स टू बाय एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम या टू द पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। होता क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक हरकत और करता है जब मनी सप्लाई को ध्यान में रखना होता है। दो ही केस होते हैं, ठीक है, दो केस होते हैं। एक इन्फ्लेशन का केस होता है जिसको मैं यहाँ लिखूंगा, और एक डिफ्लेशन का केस होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को खरीदता भी है, बेचता भी है, या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होंगी, वो बेसिकली वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता भी है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता भी है, ठीक है। अब खरीदने की बात वो कब करता है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई को पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी फ्लो है, मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन के टाइम पे लोगों के हाथ में पैसा होता है, तो आरबीआई क्या ऑफर करेगा उन्हें? बाय द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रिजर्व एंड रेज्ड बाय द बैंक एबिलिटी टू द गिवन क्रेडिट। क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। आरबीआई उनको ये ऑफर करेगा कि भाई, सॉरी सेल करेगा, मैंने उल्टा लिख दिया इसको यार, वो क्या करेगा, सेल करेगा, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा। ये इन्फ्लेशन होगा और ये डिफ्लेशन होगा, सही है। ऐसा क्यों? सुनना मेरी बात। मार्केट में सिक्योरिटीज उन लोगों को बेचते हैं जिनकी जेब में पैसा, वो कहते हैं कि भाई देख सुन, ये जो है ये 5 रुपए की है, लेकिन अगर तू आज हमें इसे खरीदता है तो हम तुझे इसे 3 रुपए की बेचने को तैयार हैं, और छोड़ उस 3 रुपए में हम तुझे पैसा भी देंगे, ब्याज भी देंगे, ठीक है। ब्याज भी ना देता है, 5 की है, कितने रुपए दे, 3 रुपए में ले ले, बता। अब लोगों के हाथ में एक्सेस मनी पड़ी हुई है, तो उस एक्सेस मनी को किसको दे देंगे? आरबीआई को दे देंगे। तो सिक्योरिटी से तभी बेचते हैं जिससे मार्केट का जो पैसा होता है वो किसके पास पहुंच जाता है? आरबीआई के पास, और आरबीआई उसको मार्केट में फिर नहीं निकालता। और वो उन सिक्योरिटीज को कब खरीदता है वापस? देखो वर्डिंग्स में झूल जाते हैं, ध्यान रखना, ये इन्फ्लेशन में है और डिफ्लेशन में है, वापस से माफी चाहूंगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज के टाइम पे क्या होता है, वो ये होता है कि सेंट्रल बैंक को जब लगता है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो वो अपनी सिक्योरिटीज को वापस खरीदना शुरू कर देता है कि हाँ भाई, कितने की पेंसिल ली थी तुमसे? 3 की, 5 की है ना, ये लो 5, ये लो भैया, ठीक है भाई। आरबीआई ने सस्ती इसलिए बेची ताकि मार्केट का एक्सेस मनी वो अपने पास निकाल सकें, वापस अपने पास ला सकें। और वो उनको दोबारा क्यों खरीद रहे हैं? ताकि लोगों के हाथ में वापस से पैसा जाए, अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा आरबीआई, और लोग उस पैसे को फिर मार्केट में खर्च करें और डिफ्लेशन की सिचुएशन को टैकल कर सकें।
ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सुनना ध्यान से। ये दो चीज़ों का समूह होता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये अगले पन्ने पे आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक नंबर के डेफिनेशन में बहुत बार रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू बी केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक्स। दोनों का डिफरेंस जान लो। ये इकोनॉमी का ये आज के दिन 4.5% चल रहा है और ये चल रहा है तकरीबन 18%। इसका क्या मतलब है, जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के पास एज ए डिपॉजिट्स आता है उसका 4.5% कॉमर्शियल बैंक्स को जमा कराना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और 18% रखना होता है हमेशा अपने बैंक के अंदर, ताकि अगर कभी कोई कस्टमर पैसे मांगने आ जाए तो उसको मायूस होकर वापस जाना ना पड़े। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद ये चैप्टर देखो यार, वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, बट ये खत्म होने वाला। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन खाना कहता है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। मान के चलो भाई, मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ होम लोन का। हमारे घर है, सपोज करो उसकी कीमत 50 लाख रुपए, ठीक है, और अब आप उस 50 लाख की प्रॉपर्टी पे लोन लेने गए मार्केट के अंदर, तो बैंक आपको 50 लाख का लोन नहीं देगा। बैंक आपको सपोज करो लोन दे रहा 30 लाख, ठीक है, बैंक आपको लोन दे रहा कितना, 30 लाख का। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, ये कैश रिजर्व रेशियो ये इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कर दिए जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो भैया 50 लाख की प्रॉपर्टी पे इन्होंने कहा जी हम आपको 30 लाख का लोन दे सकते हैं बस। इसका मतलब इन्होंने कितने का मार्जिन खा लिया, 20 लाख का। वही मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, बैंक ने कहा भाई 30 लाख नहीं मिलेंगे, 20 लाख का लोन मिल सकता है, बता। 50 लाख की भले तेरी प्रॉपर्टी हो, मार्जिन 20 लाख से बढ़ के कितना कर दिया इन लोगों ने, चेक करो, 30 लाख का। An increase in margin reduce the borrowing capacity and money supply। चेक करो, सामने वाले व्यक्ति को मन भी ना करे क्या भाई यार पहले तो 30 लाख लोन मिल रहा था, अब तो 20 लाख ही दे रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का ना मन मरता है। वो डिस्करेजमेंट वाली बात है कि बंदा डिस्करेज होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर वो ऐसा हो कि डिफ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, ये इन्फ्लेशन के टाइम है, ठीक है, जब महंगाई होती है ना बहुत ज़्यादा, तब ये मार्जिन को बढ़ा देते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम पे ये मार्जिन को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये आ जाएगा डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, 30 लाख ब्रो तो 40 ले, मार्जिन का क्या 10 लाख ही, तो कोई बात नहीं, मौज ले तू, कितना हो गए 40 लाख। बंदे में और आती ले भाई यार बड़ा सही दे रहे भाई, 50 लाख पे 40 लाख का लोन मिला, अपना काम डालेंगे, काम चल जाएगा, लोन टनाटन पे कर देंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। गॉट इट। चलो आगे बात करते हैं। तो मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज इफ द बैंक गिव अ लोन इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देन बैंक विल सफर ए लॉस इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। भाई मार्जिन खाना सही बात है, जरूरी है। आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी और 50 लाख का लोन दे दिया, अगर सपोज करो ऐसा हो जाए कि उस प्रॉपर्टी के लोन किसी कारणवश गिर जाता है और सामने वाला लोन की पेमेंट भी नहीं कर रहा, तो बैंक को तो नुकसान हो जाएगा। तो बैंक क्या करता है, अपना मार्जिन बचा के चलता है कि इस प्रॉपर्टी को बेच के हम अपने लोन की भी भरपाई कर लेंगे, और अगर थोड़ा बहुत पैसा बचता भी है तो सामने वाले व्यक्ति की जेब में डाल देंगे कि ले भाई प्रॉपर्टी बिक के तेरे इतना रह गया। उसके बाद मोरल सुएशन, मुझे इस पर नाम नहीं आता, मैं तो मोरल सुएशन ही बोलता हूँ उसको। ये क्या है, एक ऐसी एक्सरसाइज है थ्रू डिस्कशन। ये डिस्कशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक के साथ डिस्कस करता है, लेटर्स लिख के देता है, स्पीचेस प्रोवाइड कराता है, बैंक्स को हिंट देता है। The Reserve Bank frequently announces its policy position and argues the bank to cooperate the implementation its credit policy. Moral suasion can be used for both qualitative as well as the quantitative credit control। मतलब क्या, इस बात को समझा देता हूँ आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू डिस्कशंस, लेटर, स्पीच और हिंट के माध्यम से बैंकों को सिचुएशंस बताता रहता है, यानी कि भाई अर्थव्यवस्था को साथ में लेके चलना है। हम अर्थव्यवस्था को छोड़ नहीं सकते, अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी तो कोई भी खुशहाल नहीं रह सकता, ठीक है, चाहे वो कोई भी तरीका अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। गॉट इट। तो होता ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम उनको मतलब गाइड करता रहता है कि भाई देखो इकोनॉमी को ध्यान में रखना है, और जो भी चीज़ हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। बाकी 3 से 4 नंबर की बात है तो आप इसको याद रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्या कर रहा है, द रिजर्व बैंक फ्रिक्वेंटली अनाउंस करता है अपनी पॉलिसीज, पोजीशन एंड
आर्ग्यूज द बैंक, बैंकों के साथ बात करता है, अपनी पॉलिसीज उनके सामने रखता है, और टू कोऑपरेट द इम्प्लीमेंटेशन इन क्रेडिट पॉलिसी, और ये कहता है कि कोऑपरेट करो, इन पॉलिसीज को आगे हम लोगों पर अप्लाई करने वाले हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव, ये क्या है अगले पन्ने में जस्ट मिल जाएगा। अभी तक तुमने जितनी भी पीछे चीज़ें पढ़ी हैं सब पे काम करता है, यानी कि ये सारी चीज़ें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माननी पड़ती हैं। ये लास्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दें, क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या आ जाता है, रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, बैंक रेट आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन LRR। और क्वालिटेटिव के अंदर क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, वो यहाँ पे आ जाओ। Under the RBI give direction to other banks to give or not to give credit for certain purpose to particular sectors. ठीक है, they measure to channelize credit to priority sectors. The priority sectors include small scale industries, agriculture, export, etc. और restrict flow to restrict the particular sectors. मेरी बात सुनो, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि RBI कॉमर्शियल बैंक्स को गाइडेंस देता रहता है कि आप ऐसे लोगों को पहले पैसा दो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा हो। सपोज करो, एक एग्जांपल दे रखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से इकोनॉमी में सप्लाई भी बढ़ती है, इकोनॉमी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर चीज़ है। ठीक है, अब कोई कहे जी मुझे तो गाड़ी खरीदनी है अपने लिए, तो उसकी गाड़ी खरीदी होने से ज़्यादा फायदा इतना इकोनॉमी को नहीं है जितना कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप कराने में। ठीक है, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यानी कि लोगों को सेलेक्ट करो, किसको पैसा देके हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और किसको पैसा देके हमारी अर्थव्यवस्था को खास फायदा नहीं होगा। अब आप बोलो जी मुझे किताब लानी है, और फिर आप बोलो कि यार मेरे को ना घूमने जाना है, तो घर वाले किताब पे पहले पैसा देंगे ना, क्योंकि उन्होंने दोनों सिचुएशन देखी, और किताब इज बेस्ट ऑप्शन, तो किताब के नाम पे दे देंगे। अब तुम ये मत करना कि किताब के नाम पे पैसे लिया और घूमने चले गए। एंड द लास्ट टॉपिक, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उसका रिजर्व भी सिर्फ कौन इकट्ठा करता है, कौन कस्टडी में रखता है उसको, चेक करो, कस्टोडियन शब्द फिर आ गया, कौन कस्टडी में रखता है उसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट द कस्टोडियन ऑफ करेंसीज, स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन जमा करके रखता है अपने पास हमेशा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह तकरीबन 500-550 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो आरबीआई के पास हमेशा सबको डिपॉजिट रहता है। एंड दिस इज इट, चैप्टर डन। थैंक यू सो मच।